तो students, in this video I will tell you about electric dipole, about electric dipole moment, about the electric field of an electric dipole, how it looks like from positive to negative charge, the value of electric field at axial position, equatorial position and at random position. After that I will tell you about torque on an electric dipole, the value of that torque, potential energy of that dipole, and finally the force between two dipoles in parallel position and in perpendicular position. So if you want to learn everything about dipoles, अगर dipole के बारे में सब कुछ सीखना है तो वीडियो को कंप्लीट देखना. ओके, शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है. अगर इनके बीच बॉन्डिंग होती है तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऐसे में क्या होगा, चार्ज जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ऐसा कई सारे मॉलिक्यूल्स में होता है. जैसे कि यहां पर देखते हैं, एक ऑक्सीजन और कार्बन एक दूसरे के पास आए, बॉन्डिंग हुई. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कार्बन कम है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड. सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज. तो केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होता है और हमें उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी तो उनको एक स्पेशल नाम दिया गया. क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हेन टू चार्जेस आर क्लोज टू ईच अदर but the distance between them is fixed, they cannot come any more closer, the system is called an electric dipole. अगर मैथमेटिकली देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of opposite charge particles placed close to each other. एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q और इनके बीच की डिस्टेंस है L. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल. बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इसकी वैल्यू होती है चार्ज Q इनटू द लेंथ बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. कई बार L को क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ A दिया जाता है तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2QA. तो इसकी वैल्यू Q इंटू L ही क्यों होती है? Q बाई L क्यों नहीं होती? L बाई Q क्यों नहीं होती? इसके बारे में, इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा. पहले मैं पांचों फॉर्मूले बता दूं जो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो पहले तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूं. जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास रखे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में तो ऐसा दिखाई देता है. मैं फिर से प्ले कर देता हूं. पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल के किधर जा रही है? नेगेटिव चार्ज की तरफ. पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, घूम के सब नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे. तो आप पूछोगे सर इसका क्या यूज है? इसका तुम डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस लाइन को, जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं और इस लाइन को, इस डाइपोल की एक्सिस बोला जाता है. हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना. सबसे पहले तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस पर चाहिए? इसकी अपनी एक्सिस पर. इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kpr3. इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -kpr3. और अगर इन दो के अलावा किसी रैंडम पोजीशन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देगा? इस तरह से. देखो, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए बनानी है और नेगेटिव के अंदर जाती हुई. तो यहां से जब पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगी तो इस तरह से जाए. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके. एक्सियल पर 2kpr3, इक्वेटोरियल पर -kpr3 और रैंडम पोजीशन पर kpr3 रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. और ये थीटा कौन सा एंगल है? इस पॉइंट से डाइपोल के साथ बनने वाला एंगल थीटा.
प्रूफ में थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं पांचों फॉर्मूले बता दूं जो जरूरी है। नेक्स्ट इज, अगर डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डायपोल को रख दिया, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पर आगे लगा रहा है कितना फोर्स, QE, और इस पे माइनस QE, तो माइनस के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूं और डायरेक्शन उल्टी कर देता हूं। इस पर QE फोर्स पीछे लग रहा है, तो अभी तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पर अगर मैं डायपोल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपने हाथों से रोटेट करने की कोशिश करूं ऐसे, तो अगर मैंने डायपोल को रोटेट किया तो क्या होगा भाई, मैं अपने दम पे इसको रोटेट करके रख सकता हूं, बट द मोमेंट मैंने फोर्स हटाया ये अपनी जगह वापस आ जाएगा या नहीं। तो हमको क्या सीखना है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को रखते हो तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। क्यों 0? क्योंकि आगे और पीछे बराबर लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसको टर्न किया, द नेट टॉर्क में बी नॉन जीरो, नेट टॉर्क 0 होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो इस पर आगे फोर्स लगेगा QE, इस पर पीछे फोर्स लगेगा QE, सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा A और A, एंगल हम थीटा मान रहे हैं कि थीटा डिग्री पर रखा है डायपोल, और टॉर्क की वैल्यू होती है R क्रॉस F, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम FR sin थीटा लिख सकते हैं। फोर्स कितना है QE, डिस्टेंस कितनी है A, और थीटा तो हमने थीटा मान ही लिया। यह चीज देखने वाली है कि दोनों फोर्स का टॉर्क ऐड होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं पर क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं दोनों, तो फोर्स दोनों का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आंसर आया 2QEA sin थीटा। 2QA को एक साथ ले लिया तो वो कितना बन गया, P डायपोल मोमेंट, और आंसर आ गया PE sin थीटा यानी P क्रॉस। ओके, थोड़ी और डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। टॉर्क ऑन अ डायपोल का क्या फॉर्मूला आया, P क्रॉस E, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डायपोल के लिए मैं टॉर्क के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E, जिसको मैं PE cos थीटा लिख सकता हूं। इस चीज की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस PE से 0 होते हुए प्लस PE तक जा सकती है। इसकी वैल्यू यूजफुल है इक्विलिब्रियम बताने के लिए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स प्लेस्ड फार अवे। अगर दो डायपोल्स P1 P2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच का फोर्स, अगर पैरेलल है दोनों, तो फोर्स आता है 6K P1 P2 by r की पावर 4, और अगर परपेंडिकुलर रखे हैं तो फोर्स आता है 3K P1 P2 by r की पावर 4। बच्चों बस ये 5 to 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको डायपोल में पता होने चाहिए। अगर याद है तो भी ठीक है, और प्रूफ आता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगले 20 से 25 मिनट में मैं इनका प्रूफ आपको बताऊं। आपको पूरे डायपोल का रिवीजन मैंने 5 मिनट में कराया। इफ यू अंडरस्टूड इट, लाइक द वीडियो, और अगर डीप में जाना है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरी देखो, क्योंकि अब मैं इन सब के प्रूफ्स बताऊंगा एक एक। ओके बच्चों, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा पांचों फॉर्मूलाज। पहला, वाई इज डायपोल मोमेंट P वेक्टर जो होता है वो Q इंटू L के बराबर ही क्यों होता है। तो बच्चों, किसी भी चीज का अगर मोमेंट कैलकुलेट करना है, आपने 11th में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, R क्रॉस F, फोर्स का पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट। मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, R क्रॉस P। मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स का पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ऐसे ही डायपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में क्या किया जाता है, चार्ज का उसकी पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर एक चार्ज होता तो ऐसा करते, और दो चार्ज है तो Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर, अगर 3 होता तो प्लस Q3 R3 वेक्टर हो जाता। तो बोलोगे सर ऐसा तो कुछ पढ़ाया नहीं, हमको तो सिर्फ P इक्वल्स टू QL बताया। तो अभी देख लेते हैं। ये डायपोल है, मान लो जो माइनस Q चार्ज है उसकी पोजीशन इज द ओरिजिन। मान रहे, कोई भी मान सकते थे, अभी यहां पे माने। तो उस केस में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा, डायपोल मोमेंट
P वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू तो ओरिजिन पे, तो माइनस क्यू इंटू 0 आई कैप प्लस क्यू किस पॉइंट पर है, प्लस क्यू इंटू एल आई कैप, कितना आ गया क्यू एल आई कैप, और ये एल वेक्टर जो है वो एल आई कैप ही होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू इंटू एल वेक्टर। तो तुम बोलोगे सर ये तो चीटिंग कर लिया आपने, माइनस क्यू को ओरिजिन पे ले लिया था। तो एक काम करते हैं, अब तुम प्लस क्यू को ओरिजिन पे मान लो। अब ठीक है, दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड टाइम में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे माइनस क्यू। अब माइनस क्यू की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, अगर ये ओरिजिन है और ये एल लेंथ है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस एल आई कैप प्लस क्यू इंटू, अब प्लस क्यू बेचारा 0 पर है, फिर से माइनस इंटू माइनस कितना आया, क्यू इंटू एल इंटू आई कैप, क्यू एल आई कैप किसके बराबर हो गया, क्यू एल वेक्टर, क्योंकि एल वेक्टर कौन सा बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव। बोलो सर और कोई एग्जांपल लेके दिखाओ, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हो आप। एक काम करते हैं, उनको मिड पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं। अगर इस बार भी सेम आ गया तब तो मानोगे मेरी बात कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों। अब मैंने उनके मिड पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, अब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। पहला चार्ज प्लस क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, प्लस क्यू इंटू पोजीशन वेक्टर होगा एल बाई टू आई कैप, होगा या नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे एल बाई टू आगे रखा है। और दूसरा चार्ज माइनस क्यू इंटू, उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, माइनस एल बाई टू आई कैप, होगा या नहीं होगा भाई, वो माइनस एल बाई टू पीछे रखा है ओरिजिन से। फिर से क्या आ गया, क्यू इंटू एल आई कैप, क्या बोला मैंने, क्यू इंटू एल वेक्टर। तो ठीक है, तुम क्यू इंटू एल वेक्टर याद करके बैठे हुए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कल को 3 चार्ज रखे आ गए तो क्या करना पड़ेगा, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3, 4 चार्ज रखे आ जाए तब प्लस Q4 R4। समझ में आई बात है नहीं। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि एक हाफ रिंग है, उस पर चार्ज है नेगेटिव और एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो तुम उस हाफ रिंग को पूरे को हटा के उसके सेंटर ऑफ मास पे सारा चार्ज रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा था कि अगर एक हाफ रिंग पर पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया जाए और माइनस क्यू चार्ज किसी और जगह या उसके सेंटर पर रख दिया जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे। तो क्या करना है तुमको, जो भी शेप है उसका सारा का सारा चार्ज कहां पे रख दो, उसके सेंटर ऑफ मास पे। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r बाई पाई। अब अगर तुम्हें यही नहीं आ रहा तो अलग प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, पर 2r बाई पाई पे होता है। तो सारा पॉजिटिव चार्ज उठा के कहां रख दो, 2r बाई पाई डिस्टेंस पर। यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और गैप कितना है, 2r बाई पाई। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, q इंटू 2r बाई पाई। इस केस में डाइपोल की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो माइनस आई कैप लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा टफ लेवल का हो गया। तो डाइपोल मोमेंट क्या मतलब समझ में आ गया। दूसरी चीज, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अपने को डाइपोल के बारे में नहीं सोचना है, हमको बस ये सोचना है कि 2 चार्जेस हैं और उनकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा, उसको मैं E1 मान लेता हूं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पीछे की तरफ। अगर यहां पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेता हूं। अब E1 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, K Q बाई इस पॉजिटिव चार्ज की यहां से कितनी डिस्टेंस है, टोटल सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R है, ये स्मॉल डिस्टेंस A है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस A का होल स्क्वायर। और E2 की वैल्यू आ गई KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, हालांकि वो डायरेक्शन में अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा E1 माइनस E2। ओके, समझ गए ना, वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं पर अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। तो E1 माइनस, अब इसमें 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे जो आपको खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि कोई इतना टफ नहीं है। एलसीएम लेना, R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा KQ इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होता है,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2r इंटू 2a, और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। खुद से ट्राई करो बच्चों, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब तक आप इससे डरते रहोगे काम कैसे चलेगा। ऊपर बन गया 2kqa इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर। अब इसमें 2q और a इसको अगर मैं कंबाइन कर लूं तो ये मेरा क्या बन गया, याद है डाइपोल मोमेंट हमने क्या डिसाइड किया था थोड़ी देर पहले, q इंटू एल वेक्टर, लेकिन l की लेंथ यहां पर 2a है तो 2qa, ठीक है। तो 2 इंटू q इंटू a को हमने लिख दिया kp, ये वाला 2 बच गया 2, और एक r बच गया ऊपर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो एक्चुअल में द करेक्ट फॉर्मूला इज दिस ओनली, लेकिन मैंने तो ये फॉर्मूला नहीं बताया आपको। मैंने क्या बताया, मैंने विद अप्रोक्सीमेशन बताया। विद अप्रोक्सीमेशन r शुड बी मच मच ग्रेटर देन a, तो नीचे वाले को आप पूरे को r की पावर 4 लिख सकते हो, और r से कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना आया बच्चों, एक r से r काट के 2kp वेक्टर बाय r क्यूब। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ली जाती है, और उसी डायरेक्शन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आई बात समझ में, ये दूसरा प्रूफ हो गया। इसके सेकंड पार्ट में मैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ये मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब फिर से वही बात कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलती है हर डायरेक्शन में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का पहुंचेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं E1 लिख देता हूं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आ रही होती है, वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ पुल करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पर वो इसकी तरफ होगा, उसको E2 बोल देता हूं। ये वाली डिस्टेंस मैं Z मान लेता हूं, इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने सेंटर से R ली है, जबकि इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस A है। मुझे सारी वैल्यूज बड़े आराम से मिल जाएंगी। एक ये एंगल थीटा चाहिए होगा, इसको थीटा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का कितना होता है, E1 और E2 दोनों की ही वैल्यू बराबर होगी, डायरेक्शन अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड होगा KQ बाई, दोनों के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस Z, KQ बाई Z स्क्वायर। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर हाँ इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इनके एक्स कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैं लिख सकता हूं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 की वैल्यू बराबर ही है, तो 2kq बाई Z स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में देखो, अगर ये थीटा है तो cos थीटा a बाई Z लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 2kq a बाई Z क्यूब। ये फिर से 2qa बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं kp बाई Z क्यूब। अब अगर r मच मच ग्रेटर देन a है तो Z, जिसकी वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आनी चाहिए, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली r लिख सकता हूं, तो नीचे Z क्यूब की जगह वापस से r क्यूब लिख दिया। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई ये पीछे की तरफ आई, जबकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव माना हुआ है हमने। तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्शन के लिए माइनस KP बाई R क्यूब। आया समझ में या नहीं? फिर से देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लो अगर कोई डाउट हो तो। बच्चों थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रैंडम पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल का है। तो क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है इसका मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट पता है P वेक्टर, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा। कौन कौन से, एक अलोंग दिस लाइन, रैंडम पॉइंट है लेकिन आपको ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस r गिवन होगी, तो अलोंग दिस लाइन कितना हो जाएगा, कंपोनेंट P cos थीटा, और सिर्फ P cos थीटा की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा।
तो अगर सिर्फ पी कॉस थीटा के बारे में सोचा जाए, पूरे डायपोल के बारे में ना सोचा जाए, सिर्फ पी कॉस थीटा डायपोल होता, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाले फॉर्मूले से लिख देता है नहीं? कितना लिखता? E1 इज इक्वल टू 2kp, p की जगह क्या हो जाएगा? p cos थीटा बाई r क्यूब। एक्सियल का फॉर्मूला लगा दिया। अगर डायपोल के सिर्फ इस कंपोनेंट की बात की जाए तो सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इस डायपोल का तो एक दूसरा कंपोनेंट भी होगा। दूसरा कंपोनेंट ये होगा p sin थीटा। अब p sin थीटा के लिए सिर्फ इस डायपोल के बारे में सोचा जाए तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है या नहीं? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। इक्वेटोरियल के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस kp बाई r क्यूब। पर मैं माइनस लगाने की बजाय बस डायरेक्शन उल्टी कर देता हूं, क्योंकि ना मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो E2 कितना हो गया? kp sin थीटा बाई r क्यूब। यहां पे इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस नहीं लगाया, डायरेक्शन उल्टी लिख दी। अब बात आती है कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता चल गया। जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ रैंडम पॉइंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बहुत आसान है। E की वैल्यू आएगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, एक एक्सियल की वजह से और एक इक्वेटोरियल की वजह से। इसको आप सॉल्व करोगे तो kp बाई r क्यूब तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर 2 और एक्स्ट्रा है तो 4 cos स्क्वायर थीटा। बच्चों एक साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1। अब यहां पर कितने बचेंगे? 3 cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं फाई बोल दूं तो बड़ी आसानी से आप लिख पाओगे tan फाई। tan फाई कहां पे लिखूं? यहां पे लिख दूं। tan फाई हो जाएगा, देखना बच्चों, tan फाई इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? E2 और बेस कितना है? E1। E2 बाई E1 जब करोगे, E2 बाई E1 kp बाई r क्यूब कट जाएगा, आएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, यानी tan थीटा बाई 2। तो tan फाई कितना हो गया? tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। ओके, तो फाई भी मिल गया। पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अगर ये फाई है तो ये फाई है, और अगर इस एंगल को मैं अल्फा मानता हूं तो अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के साथ, तो आंसर देना होगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहां से देखना, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब मैं मानता हूं कि ये थोड़ा जेई लेवल का हो गया। नीट के बच्चे इसको आई डोंट नो छोड़ सकते हैं, प्रूफ को छोड़ सकते हैं, फॉर्मूला तो तब भी याद रखना। जे के बच्चों के लिए तो ये आना ही चाहिए, आपको तो आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इतना मैथ्स तो आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तीनों पॉइंट पर कैलकुलेट कर दिया, एक्सियल, इक्वेटोरियल और रैंडम पोजीशन। आई थिंक एक वीडियो के लिए दिस इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई भी डाउट हो, लेकिन हाँ, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ भी डायपोल के बारे में मैंने बताया, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सबसे जरूरी कमेंट्स में मुझे बताओ कि सर आपकी स्पीड स्लो है या फास्ट है। ओके, इफ यू सजेस्ट मी कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ तो मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ। इफ यू सजेस्ट कि नहीं सर थोड़ा स्लो जाओ तो आई कैन गो इवन स्लो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर। ओके।